द टॉप जीके में आपका स्वागत है। दोस्तों, बिहार स्पेशल में आज के वीडियो में हम लोग मध्यकाल के प्रश्नों को देखेंगे। भाग 3 में मध्यकाल में हम लोग देखेंगे पाल वंश के प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। पाल वंश में पहला प्रश्न है, मध्यकाल का प्रारंभ किस शासक की मृत्यु के बाद माना जाता है? हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद मध्यकाल का प्रारंभ माना जाता है। कब से मध्यकाल का प्रारंभ माना जाता है? मध्यकाल का प्रारंभ 647 ईस्वी से माना जाता है। 8वीं से 12वीं सदी को कौन सा काल माना जाता है? मध्यकाल माना जाता है 8वीं से 12वीं सदी को। पूर्व मध्यकाल का काल कब से कब तक माना जाता है? 8वीं से 12वीं सदी को पूर्व मध्यकाल का काल माना जाता है। पूर्व मध्यकालीन बिहार में मूल रूप से किसने शासन किया था? देखिए, पूर्व मध्यकाल में बिहार में पाल वंश, कर्नाट वंश और सेन वंश, ये तीनों ने शासन किया था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए, बी और सी। पाल वंश का संस्थापक कौन था? पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। गोपाल का शासनकाल कब से कब तक था? गोपाल का शासनकाल 750 से 770 ईस्वी तक था। किस इतिहासकार के अनुसार गोपाल पुड्रवर्धन यानी बोगरा जिले के क्षत्रिय कुल का था? तारानाथ के अनुसार। तारानाथ किस देश का इतिहासकार था? तारानाथ तिब्बत का इतिहासकार था। निम्न में से किस राज्य का प्राचीन नाम पुंड्रवर्धन था? निम्न में से किस राज्य का प्राचीन नाम पुरवर्धन था? बंगाल का नाम था पुरवर्धन। गोपाल के बाद कौन शासक बना था? गोपाल के बाद कौन शासक बना था? धर्मपाल शासक बना था गोपाल के बाद। धर्मपाल का शासनकाल 770 से 810 ईस्वी तक था। 810 ईस्वी तक था। निम्न में से किस पाल शासक ने कनौज पर आक्रमण किया था? निम्न में से किस पाल शासक ने कनौज पर आक्रमण किया था? कौन किया था? धर्मपाल ने किया था कनौज पर आक्रमण। धर्मपाल ने किसे कनौज का शासक नियुक्त किया था? धर्मपाल ने किसे कनौज का शासक नियुक्त किया था? चक्रायुद्ध को। निम्न में से किस पाल शासक ने उत्तरापथ स्वामिन की उपाधि धारण की थी? निम्न में से किस पाल शासक ने उत्तरापथ स्वामिन की उपाधि धारण की थी? धर्मपाल ने धारण की थी। उदय सुंदरी के रचनाकार कौन है? उदय सुंदरी के रचनाकार सोड्डल है। सोड्डल ने किस पाल शासक को अपनी रचना में उत्तर का स्वामी कहा था? सोड्डल ने पाल शासक को अपनी किस रचना में उत्तर का स्वामी कहा है? धर्मपाल को कहा है उत्तर का स्वामी। निम्न में से कौन एक प्रतिहार शासक था? निम्न में से कौन एक प्रतिहार शासक था? देखिए, खेमराज, धर्मराज और हर्षराज, ये जो थे पाल शासक थे, लेकिन वत्सराज जो था प्रतिहार शासक था। निम्न में से कौन एक राष्ट्रकूट शासक था? राष्ट्रकूट शासक इसमें से कौन सा था? देखिए, ध्रुव जो था राष्ट्रकूट शासक था। वत्सराज एवं ध्रुव ने किस पाल शासक को पराजित किया था? वत्सराज एवं ध्रुव ने किस पाल शासक को पराजित किया था? धर्मपाल को पराजित किया था। धर्मपाल के बाद कौन पाल शासक बना था? धर्मपाल के बाद देवपाल पाल वंश का शासक बना था। किस पाल शासक के कार्यकाल में पाल साम्राज्य अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच चुकी थी? किस शासक के शासनकाल में? देवपाल के शासनकाल में पाल साम्राज्य अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच चुकी थी। देखिए, निम्न में से किस पाल शासक ने विस्तारवादी नीति अपनाई थी? देवपाल ने विस्तारवादी नीति अपनाई थी। निम्न में से कौन प्रतिहार शासक था? निम्न में से कौन प्रतिहार शासक था? नागभट्ट द्वितीय प्रतिहार शासक था। किस पाल शासक ने प्रतिहार शासक तथा कम्बोज के हूनों को पराजित किया था? किसने किया था? देवपाल ने किया था।
बालपुत्र देव कहाँ का शासक था? बालपुत्र देव कहाँ का शासक था? जावा का शासक था। किस पाल शासक ने जावा के शासक के अनुरोध पर नालंदा में एक विहार की देखरेख के लिए 5 गांव अनुदान दिए थे? किसने दिया था? देवपाल ने दिया था। निम्न में से कौन पाल शासक बौद्ध धर्म के प्रश्रय दाता के रूप में प्रसिद्ध था? कौन था? देवपाल था। अरबी यात्री सुलेमान ने किस पाल शासक को सर्वश्रेष्ठ माना था? किसे माना था? देवपाल को। किस पाल शासक की मृत्यु के बाद मिहिर भोज एवं महेंद्र पाल के शासन काल में प्रतिहारों ने पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के अधिकांश क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था? देवपाल के मृत्यु के बाद। 11वीं सदी में कौन पाल शासक बना था? 11वीं सदी में महिपाल पाल शासक बना था। पाल वंश का द्वितीय संस्थापक किसे कहा जाता है? पाल वंश का द्वितीय संस्थापक महिपाल को कहा जाता है। महिपाल के समय किसने बंगाल पर आक्रमण किया था? राजेंद्र चोल ने महिपाल के समय में बंगाल पर आक्रमण किया था। पाल वंश का अंतिम शासक कौन था? पाल वंश का अंतिम शासक रामपाल था। रामचरित्र के रचनाकार कौन थे? इसमें देखिए, रामचरित्र के रचनाकार संध्याकर नंदी थे। रामचरित्र किस पाल शासक से संबंधित है? रामचरित्र रामपाल से संबंधित है। रामपाल से। गढ़वाल वंश के शासक गोविंद चंद्र के मनेर ताम्रपद से किस कर की चर्चा मिलती है? तुरुष्क दंड की चर्चा मिलती है। पाल शासक किस धर्म के अनुयायी थे? पाल शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। किस वंश के शासकों ने विक्रमशिला महाविहार स्थापित करवाया था? पाल शासकों ने विक्रमशिला महाविहार की स्थापना करवाई थी। कौन करवाया था शासक? धर्मपाल ने, जो पाल वंश का शासक था। विक्रमशिला महाविहार किसने स्थापित करवाया था? किसने करवाया था? धर्मपाल ने करवाया था। धर्मपाल ने कितने गांव नालंदा महाविहार को दान स्वरूप दिए थे? देखिए, 200 गांव धर्मपाल ने नालंदा महाविहार के विकास के लिए दान स्वरूप दिए थे। और 5 गांव दान किसने दिए थे? देवपाल ने दिए थे। याद रखिएगा आप लोग। किस वंश के शासकों ने उदंतपुर और जगदल विश्वविद्यालय स्थापित करवाए थे? किस वंश के शासकों ने? पाल वंश के शासकों ने करवाए थे उदंतपुर और जगदल विश्वविद्यालय को स्थापित। पाल शासकों के किस देश से घनिष्ठ संबंध थे? किसके साथ थे? तिब्बत के साथ। तिब्बत देश के साथ घनिष्ठ संबंध थे पाल शासकों के। निम्न में से कौन विद्वान तिब्बत गया था? देखिए, शांतरक्षित और अतिश दीपंकर, ये दोनों ने विद्वान जो तिब्बत गए थे शिक्षा ग्रहण करने के लिए। देखिए, किसके अभियानों के बाद नालंदा महाविहार में शिक्षा प्राप्ति के लिए बौद्ध भिक्षुक धर्मा स्वामी तिब्बत से बिहार आया था? बख्तियार खिजली के अभियानों के बाद। शैलेंद्र वंशीय शासक ने किस पाल शासक से नालंदा में एक बौद्ध मंदिर के निर्माण की अनुमति प्राप्त की थी? देवपाल ने। डैश प्रतिमाओं के निर्माण में पाल युग सर्वश्रेष्ठ था? देखिए, कांस्य प्रतिमाओं के निर्माण में पाल युग सर्वश्रेष्ठ था। निम्न में से किसने पाल वंश को रूहेला कहा था? सुलेमान ने कहा था रूहेला पाल वंशों को।
जिस समय पूर्वी भारत में पाल वंश का शासन था उसी समय पश्चिम भारत में डैश वंश का शासन था। किसका था? गुर्जर प्रतिहार वंश का। गुर्जर प्रतिहार वंश का शासन था पश्चिम भारत में। आगे देखेंगे, जिस समय पूर्वी भारत में किसका? पूर्वी भारत में पाल वंश का शासन था और उसी समय दक्षिण भारत में राष्ट्रकूट वंश का भी शासन था, याद रखिएगा। हर्षवर्धन के समय डैश भारत में शक्ति का केंद्र बन चुका था, कनौज। हर्षवर्धन के समय कनौज भारत में शक्ति का केंद्र बन चुका था। कनौज पर अधिकार हेतु किसके बीच संघर्ष हुआ था? देखिए, कनौज पर अधिकार हेतु पाल वंश, प्रतिहार वंश और राष्ट्रकूट वंश तीनों के साथ संघर्ष हुआ था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए, बी और सी। त्रिपक्षीय संघर्ष कितने चरण में पूरा हुआ था? 5 चरण में। 5 चरण में त्रिपक्षीय संघर्ष संपन्न हुआ था। त्रिपक्षीय संघर्ष में किस पाल शासक ने भाग लिया था? धर्मपाल ने भाग लिया था। धर्मपाल का संघर्ष किस प्रतिहार शासक से हुआ था? वत्सराज से संघर्ष प्रतिहार शासक से हुआ था। धर्मपाल के बाद किस पाल शासक ने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था? देखिए, देवपाल, विग्रहपाल और नारायणपाल, यह तीनों ने धर्मपाल के बाद पाल शासक ने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था। ये तीनों पाल शासक हैं, ए, बी, सी। ये तीनों ने भाग लिया था त्रिपक्षीय संघर्ष में। त्रिपक्षीय संघर्ष में अंतिम रूप से डैश वंश की विजय हुई थी। त्रिपक्षीय संघर्ष में गुर्जर प्रतिहार वंश की विजय हुई थी। किस वंश ने सर्वाधिक दिनों तक कनौज पर शासन किया था? देखिए, कनौज पर शासन सबसे अधिक दिनों ने पाल वंश ने किया था। पाल वंश। बिहार एवं बंगाल से किस गुर्जर प्रतिहार शासक का अभिलेख प्राप्त हुआ था? महेंद्रपाल का अभिलेख प्राप्त हुआ था बिहार और बंगाल से अभिलेखों से। देखिए, आगे देखेंगे कर्नाट वंश देखेंगे हम लोग। देखिए, रामपाल के समय गंगा के उत्तरी मैदान में तिरहुत क्षेत्र में किस वंश का उदय हुआ था? रामपाल के समय गंगा के उत्तरी मैदान में तिरहुत क्षेत्र में किस वंश का उदय हुआ था? कर्नाट वंश का उदय हुआ था। कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? नानदेव था। सिमराव पाषाण लेख किस शासक से संबंधित है? नानदेव से संबंधित है, नानदेव से, जो कर्नाट वंश का संस्थापक था। मालदेव के लेख से किस वंश के संबंध में जानकारी मिलती है? मालदेव के लेख से किस वंश के संबंध में जानकारी मिलती है? मालदेव के लेख से किस वंश के संबंध में जानकारी मिलती है? कर्नाट वंश के संबंध की जानकारी मिलती है। कर्नाट वंश की राजधानी कहाँ थी? कर्नाट वंश की राजधानी सिमरावगढ़ थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किसके शासन काल को मिथिला का स्वर्ण युग कहा जाता है? कर्नाट वंश के शासन काल को मिथिला का स्वर्ण युग कहा जाता है। आगे देखेंगे, कर्नाट वंशीय शासक नरसिंह देव का संघर्ष कहाँ के शासक से हुआ था? कहाँ के शासक से हुआ था? बंगाल के। नरसिंह देव का अधिकार क्षेत्र कहाँ तक फैला था? देखिए, नरसिंह देव का अधिकार क्षेत्र दरभंगा से लेकर तिरहुत तक फैला हुआ था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बी और सी। कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? कर्नाट वंश का अंतिम शासक हरि सिंह था। कर्नाट वंश का पूर्णतः अंत कब हो गया था? 1378 में कर्नाट वंश का पूर्णतः समाप्ति हो गया था। किस शासक के समय पंजी प्रबंध का विकास हुआ था? किस शासक के समय में? हरि सिंह देव के समय में पंजी प्रबंध का विकास हुआ था। विद्यापति किस भाषा के कवि थे? देखिए, विद्यापति मैथिली भाषा के कवि थे। विद्यापति किस शासक के दरबारी थे? देखिए, शिव सिंह, कृति सिंह, ये दोनों के दरबारी कवि थे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए और बी। विद्यापति का जन्म किस गांव में हुआ था? विद्यापति का जन्म दरभंगा में हुआ था।
विद्यापति का जन्म कब हुआ था? विद्यापति का जन्म 1350 ईस्वी में हुआ था। निम्न में से किस पुस्तक की रचना संस्कृत में नहीं हुई है? देखिए, सार संग्रह की रचना संस्कृत में नहीं हुई है, बाकी विद्यासार, वर्षकृत और गयापतन तीनों की रचना संस्कृत में हुई थी। देखिए, चंद्रेश्वर की रचना निम्न में से कौन है? चंद्रेश्वर की रचना निम्न में से कौन है? चंद्रेश्वर की रचना निम्न में से कौन है? देखिए, कृति चिंतामणि, विवाद रत्नाकर और राजनीतिक रत्नाकर, यह तीनों है चंद्रेश्वर की रचना। देखिए, ए बी सी, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्न में से कौन गणपति ठाकुर की रचना है? गणपति ठाकुर की रचना गंडक भक्ति और तरंगनी, यह दोनों है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गणपति ठाकुर की रचना। निम्न में से कौन विद्यापति का अन्य नाम है? विद्यापति का अन्य नाम इसमें से कौन है? अभिनव जयदेव। अभिनव जयदेव विद्यापति को भी कहा जाता है। निम्न में से कौन कीर्तिलता के लेखक है? कीर्तिलता के लेखक विद्यापति हैं। विद्यापति कीर्तिलता के लेखक, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद कर लीजिएगा। कीर्तिलता नामक ग्रंथ की भाषा क्या है? देखिए, कीर्तिलता मैथिली, संस्कृत और प्राकृतिक तीनों भाषा में लिखा गया है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। विद्यापति ने संस्कृत, मैथिली एवं प्राकृतिक मिश्रित भाषा को क्या नाम दिया था? अवहट। अवहट नाम दिया था मिश्रित भाषा को, जिसमें संस्कृत, मैथिली और प्राकृतिक तीनों भाषाओं का समावेश था। उसे क्या नाम दिया था? मैथिली ठाकुर ने, विद्यापति ने अवहट, अवहट नाम दिया था। निम्न में से किसने भू परिक्रमा की रचना की थी? भू परिक्रमा की रचना विद्यापति ने की थी। विद्यापति ने लखनऊली की रचना किस भाषा में की थी? संस्कृत भाषा में। निम्न में से कौन विद्यापति की रचना है? देखिए, विद्यापति की रचनाएं इसमें से तीनों है, गंगा वाक्यवली, दान वाक्यवली और दुर्गा शक्ति तरंगिणी, यह तीनों है विद्यापति की रचना। ए बी सी तीनों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्न में से कौन विद्यापति की रचना नहीं है? देखिए, विभाग सार, गयापतनक और वर्षकृत, यह तीनों विद्यापति की रचना है, लेकिन सार संग्रह विद्यापति की रचना नहीं है। निम्न में से किस रचना का संबंध नरसिंह देव की पत्नी हीरमती से है? विश्वास देवी, दान वाक्यवली और गंगा वाक्यवली तीनों का संबंध नरसिंह देव की पत्नी हीरामती से है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ए बी और सी तीनों। आगे देखेंगे सेन वंश। पाल वंश के पतन के बाद किस वंश की स्थापना हुई थी? सेन वंश की। सेन वंश की स्थापना हुई थी पाल वंश के पतन के बाद। निम्न में से किसने सेन वंश की स्थापना की थी? सामंत सेन ने सेन वंश की स्थापना की थी। सामंत सेन किस वंश के शासक के अधीन सामंत था? पाल वंश के। पाल वंश के अंतर्गत या अधीन सामंत था। किस शासक के समय सेन वंश पूरी तरह स्वतंत्र हो गया था? हेमंत सेन के समय सेन वंश पूरी तरह से स्वतंत्र हो गया था। सेन वंश का शक्तिशाली शासक कौन था? विजय सेन था। विजय सेन सेन वंश का शक्तिशाली शासक। किस सेन शासक की जानकारी देवपारा, बंगाल, ताम्रपद लेख से मिलती है? विजय सेन की। विजय सेन की जानकारी। किस सेन शासक ने नामदेव को पराजित किया था? विजय सेन ने पराजित किया था। विजय सेन किस धर्म का अनुयायी था? विजय सेन किस धर्म का अनुयायी था? शैव धर्म का अनुयायी था। निम्न में से कौन गीत गोविंद के लेखक है? जयदेव। जयदेव है गीत गोविंद के लेखक। जयदेव का संबंध किस वंश के शासक थे? सेन वंश के। जयदेव का संबंध सेन वंश के शासक थे। लक्ष्मण सेन किस धर्म का अनुयायी था? लक्ष्मण सेन वैष्णव धर्म का अनुयायी था।
सेन शासकों की राजधानी लखनऊ थी और नदिया थी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बी और सी। किस सेन शासक के समय बख्तियार खिजली पूर्वी भारत पर अभियान चला रहा था? किस शासक के समय में? लक्ष्मण सेन के समय में। लक्ष्मण सेन के समय में तुर्कों ने बिहार पर भी आक्रमण किया था, जिसका नेतृत्व बख्तियार खिजली ने किया था। तो दोस्तों यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं। कल अगले वीडियो में फिर हाजिर होंगे। आप लोग को सहयोग दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।